नमस्कार बच्चों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 4 के संदर्भ में, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इस अध्याय में आज हम करने वाले हैं इसका भाग 5, जो कि है आपका अभ्यास प्रश्न। मतलब कि आपका जो एक्सरसाइज पोर्शन है यानी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उनको हम क्या करने वाले हैं, आज इस वीडियो में हल भी करने वाले हैं और याद भी करने वाले हैं। तो अभ्यास प्रश्न की हम करने वाले हैं पहली कड़ी। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, पढ़ने वाले हैं और साथ में याद भी करने वाले हैं इन सभी प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को और देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है वो हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना आपको करनी है। तो वीडियो को यहां पॉज करो, ठीक। एक तरफ लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन, एक तरफ लिख दीजिएगा प्रोटॉन और एक तरफ लिख दीजिएगा न्यूट्रॉन, और फटाफट से इनके सभी गुणों को अपनी कॉपी में लिख लो। तो देखो क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक हो गया है E और उस पर हमने लगाया माइनस, मतलब कि ऋण आवेशित। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये कैसा है, ऋण आवेशित है। कैसा है भाई, ऋण आवेशित है भाई, ठीक। फिर आ जाओ प्रोटॉन पर। प्रोटॉन का प्रतीक होता है P और हमने क्या लगा दिया, प्लस, मतलब कि प्रोटॉन कैसा है, धन आवेशित है। कैसा है ये, धन आवेशित अपने पास है। फिर आ जाओ न्यूट्रॉन पर और न्यूट्रॉन के लिए प्रतीक होता है N, और चूंकि इस पर कोई आवेश विद्यमान नहीं है, इसलिए ये कैसा हो जाता है, उदासीन होता है। कैसा होता है ये, उदासीन। अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और इलेक्ट्रॉन जो है इसका द्रव्यमान अगर हम सोचें तो द्रव्यमान कैसा होता है, नगण्य होता है। कैसा होता है, नगण्य। लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1 AMU और न्यूट्रॉन का भी होता है 1 AMU। क्लियर हो गई बात। फिर आ जाइए कि इनकी जो स्थिति है वो कहां पर है। तो ये जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ये कहां होते हैं भाई, आपका जो परमाणु है उसमें कौन है, नाभिक है। तो नाभिक के बाहर होते हैं, लेकिन बाहर कहां, वृत्ताकार पथ में होते हैं। कौन से पथ में है ये, वृत्ताकार पथ में क्या कर रहे हैं, चक्रण ये कर रहे हैं। लेकिन प्रोटॉन कहाँ है, तो प्रोटॉन तो आपके नाभिक में ही स्थित है। कहाँ है ये, नाभिक में। और न्यूट्रॉन भी कहाँ है, नाभिक में ही स्थित है। कहाँ पर है, नाभिक में। क्लियर हो गई बात। फिर आगे चलो कि इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे। तो भाई खोजकर्ता जो हैं इलेक्ट्रॉन के आपके पास जे थॉमसन है। कौन है, जे थॉमसन आपके पास है। क्लियर हुआ। और अब आ जाओ आप कहां, प्रोटॉन के पास। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है आपके, गोल्डस्टीन है। कौन है, गोल्डस्टीन इसके खोज करता है। और न्यूट्रॉन के कौन है, जेम्स चैडविक हैं। कौन है भाई, जेम्स चैडविक इसके खोज करता है। क्लियर हो गई बात। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन जो है उसका प्रतीक E हो गया, प्रोटॉन का P हो गया और न्यूट्रॉन का N हो गया। इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे थॉमसन ने, किसकी मदद से करी, कैथोड किरणों की मदद से करी, और बताया कि ये ऋणावेशित होते हैं, जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है और स्थिति होती है नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ में। और जब उन्होंने बताया कि भाई नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ में है, तो ये कथन किसने दिया, ये कथन जो है आपको किसने दे दिया था भाई, नील्स बोर ने ये कथन दिया था। किसने दिया था, नील्स बोर ने ये कथन आपको दिया था। फिर आ जाओ, प्रोटॉन जो है धनावेशित है, 1 AMU द्रव्यमान होता है, नाभिक में इसकी स्थिति होती है। और ये आपको किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। किसने कहा भाई, रदरफोर्ड ने। याद करो, उन्होंने कहा था कि संपूर्ण द्रव्यमान आपके परमाणु के केंद्र में उपस्थित है, और हमारे पास उस समय कौन था, धनावेश था। तो धनावेश कहां आ गया, नाभिक में आ गया। खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन खोज करता है। फिर जेम्स चैडविक ने क्या करा, उदासीन कण की खोज करी, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन। जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, न्यूट्रॉन नाम है। बोला करो मेरे साथ,
ठीक, अब इसका द्रव्यमान कितना है 1 AMU, यानी कि आपको जो जेम्स चैडविक है उन्होंने कहा था कि भाई मैंने जो है उदासीन कण खोजा है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो आपका किसके बराबर है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ में आ गया है? कोई समस्या है? चलूं आगे, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन आपका E-, प्रोटॉन P+, और न्यूट्रॉन हो गया है ये इस तरीके से। तो भाई आवेश की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन आपका उदासीन। स्थिति की बात की जा रही है तो नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ में होगा, यानी कि कुछ ये आपका नाभिक है तो ये इस तरीके से वृत्ताकार पथ में आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन चक्रण यहां पर कर रहे होंगे। क्लियर हुआ? नाभिक में स्थित है कौन है भाई, नाभिक में प्रोटॉन स्थित है और साथ में कौन है, अब न्यूट्रॉन भी स्थित है। क्लियर हो गया? फिर द्रव्यमान इसका तो क्या है, नगण्य, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा है, नगण्य है, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कैसा है, 1 AMU है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे टॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक हैं। क्लियर हो गई? याद हो गया ना अच्छे से? अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं आपको बतानी है, तो पहले याद करो कि इनका परमाणु मॉडल जो है वो क्या था अपने पास। तो इनका परमाणु मॉडल के 2 अभिग्रह थे। पहला अभिग्रह था कि ये जो परमाणु है ये आपका धन आवेशित गोला है। कैसा है? धनावेशित गोला यहां पर है। ठीक, अब ये जो धनावेशित गोला है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरीके से धसे हुए हैं, तो ये कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? फिर इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो आपका धनावेशित गोला है ये क्या होते हैं भाई, समान मात्रा में होते हैं, इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे भाई, उदासीन कर देंगे किसको, परमाणु को, यानी ये जो परमाणु है वैद्युत रूप से उदासीन हो जाएगा। अब बताओ क्या इन्होंने नाभिक का कोई जिक्र किया क्या? तो भाई इन्होंने जो है नाभिक का तो कोई जिक्र यहां पर नहीं किया। अल्फा कण प्रकीर्णन के बारे में भी इन्होंने नहीं कुछ बताया कि भाई अल्फा कण प्रकीर्णन से आपको को जो प्रेक्षण मिले रदरफोर्ड के प्रयोग से, उसके बारे में भी इन्होंने कोई कथन नहीं दिया। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या जैसी कोई अवधारणा इन्होंने नहीं बताई, क्योंकि ये क्या है, टॉमसन की परिकल्पना पर आधारित था, तो कोई प्रयोगात्मक साक्ष्य हमारे पास यहां नहीं थे। क्लियर हो गया? देखो इस मॉडल में परमाणु के अंदर नाभिक के बारे में कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया। यह मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं करता कि परमाणु जो है वो स्थायी है या अस्थायी है, इस बारे में भी उन्होंने कोई कथन अपने को नहीं दिया। फिर परमाणु में धनात्मक आवेश तथा इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन धसे। अरे भाई कैसे धसे हैं, कितने आकार में धसे हैं, क्या उनका आकार है, कोई स्पष्टीकरण यहां उन्होंने नहीं दिया। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का जो प्रयोग हुआ तो उससे प्रेक्षण मिले, उस प्रेक्षण के विषय में उन्होंने अपने को कुछ नहीं समझाया। तो ये जो मॉडल था इसके कोई प्रयोगात्मक साक्ष्य अपने पास नहीं थे। ये किस पर आधारित था? टॉमसन की परिकल्पना पर आधारित था। बात यहां समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पर। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं आपको बतानी है, तो सबसे पहले भाई याद करो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। तो रदरफोर्ड ने आपका स्वर्ण पत्र प्रयोग करा था। ठीक, और स्वर्ण पत्र प्रयोग की वजह से उनको क्या पता चला था भाई, तो याद होना चाहिए कि ये जो स्वर्ण पत्र प्रयोग उन्होंने किया इसमें कौन से कण उन्होंने काम में लिए, उन्होंने हीलियम के कण काम में लिए थे। तो भाई देखो प्रयोग का नाम क्या हुआ, स्वर्ण पत्र प्रयोग। ठीक, अब इसमें कण कौन से काम में लिए, उन्होंने
अल्फा कण काम में लिए, और ये जो अल्फा कण है ये किसके कण है? हीलियम के कण है, द्विआवेशित हीलियम के कण, जिनका द्रव्यमान 4u है। और ये कैसे हैं? धनावेशित हैं। कैसे हैं भाई? धनावेशित। तो जब उन्होंने क्या करा कि भाई आपकी जो सोने की पन्नी है इस पर बौछार करी, तो 3 तरीके के प्रेक्षण मिले। एक क्या हुआ कि बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। दूसरा मिला कि कुछ कोण पर विक्षेपित हो गए हैं। और तीसरा मिला कि जिस दिशा से गया है उसी दिशा में वो वापस आ गया। तो भाई निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ इससे? अपने को निष्कर्ष मिला कि भाई ये जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो आपका कहाँ है? केंद्र में है। कहाँ है? केंद्र के अंदर है। और उस केंद्र को उन्होंने क्या नाम दिया? नाभिक उन्होंने नाम दे दिया। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वर्तुलाकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब फिर हमने उनको पूछा कि ठीक है, ये आपका नाभिक है और आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वर्तुलाकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। आप एक बात बताओ कि ये नाभिक धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित है। क्या ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा? क्या भाई करेगा ना। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहे हैं तो भाई क्या उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा क्या? और जब अगर ऊर्जा का ह्रास होगा तो क्या वो नाभिक से नहीं टकराएगा? और अगर नाभिक से टकराएगा तो परमाणु जो है वो स्थिर कैसे होगा? यानी परमाणु तो स्थायित्व नहीं मिलेगा, परमाणु अस्थायी होगा। पर हम जानते हैं कि ये जो परमाणु है वो स्थायी होता है। तो भाई ये कंफ्यूजन कैसा है? बात समझ रहे हो आप एक गार्डन में घूम रहे हो। ठीक, अब आप जब इस गार्डन के अंदर घूम रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा? आप थकोगे और थक करके कहीं तो बैठोगे। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, साथ में इसको तो नाभिक आकर्षित भी कर रहा है। तो क्या ये अपने नाभिक से नहीं जा करके टकराएगा? भाई टकराएगा ना नाभिक से। ठीक, तो अगर नाभिक से टकरा गया तो ये स्थायी नहीं होगा, पर परमाणु स्थायी होते हैं। तो रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, यानी कि जो उनकी कमियां थी उस कमियों में एक चीज थी कि वो स्थायित्व नहीं समझा पाए। किस चीज का? परमाणु का। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीके से आपके पास है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब देख लेते हैं कि वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण में कोई आपेक्षित स्थिरता नहीं होती, कि भाई वो जो घूम रहे हैं तो उनके बारे में ये इन्होंने बताया ही नहीं। दूसरा, उन्होंने बोला कि जब ये घूम रहा है तो अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा, और ह्रास करेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाना चाहिए, और जब अगर टकराएगा तो फिर परमाणु आपका स्थायी नहीं होगा। और अगर परमाणु स्थायी नहीं है तो फिर कैसे बात बनेगी? क्योंकि हम तो जानते हैं परमाणु कैसा होता है? स्थायी होता है। तो रदरफोर्ड जो है इस तरीके से व्याख्या नहीं कर पाए परमाणु के स्थायित्व की। बात समझ में आ गई। परमाणु मॉडल पूरा समझ में आ गया, पूरा दोहरान कर लिया है हमने यहाँ परमाणु मॉडल का, अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पर। तो देखो, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या आपको करनी है। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है? भाई बोर ने परमाणु मॉडल दिया था इलेक्ट्रॉन के वितरण को समझाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो आपके रदरफोर्ड है इन्होंने जो मॉडल दिया है वो बिल्कुल सही मॉडल दिया है, बस जो कमी है मैं उसको दूर कर देता हूं। तो जब उन्होंने उसको दूर करा तो हमारा जो परमाणु मॉडल था पूर्ण हो गया। तो उन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। अब इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए एक शब्द उन्होंने दिया, विविक्त कक्षा। क्या शब्द दिया उन्होंने? विविक्त कक्षा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करता है, यानी कि वो कुछ इस तरीके से गति कर रहा है। क्लियर हुई बात? और जब इस तरीके से गति कर रहा है तो फिर क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास यहां नहीं होगा।
समझ आ रहा है भाई? इस तरीके से गति हो रही है तो ऊर्जा का ह्रास यहां नहीं होगा क्योंकि वो अपनी कक्षा में घूम रहा है। इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है उनको निकालने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया, वो सूत्र था 2n²। कक्षा का नाम दे दिया k, l, m और n। यहां आप n बराबर 1, 2, 3 और क्या रखोगे 4। तो अगर आप k बराबर मान निकालना चाहते हो तो आप क्या रखोगे, n बराबर 1 रख दोगे तो 2 आ जाएगा। l बराबर आप क्या रखोगे भाई, 2 रखोगे तो फिर l का मान कितना आ जाएगा, 8 यहां आ जाएगा। n के लिए अगर मान निकालना है तो आप n का मान 3 रख दोगे तो ये 18 होगा। और अगर n के लिए मान निकालना है तो n बराबर यानी इस n का मान 4 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 यहां पर हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई केंद्र में कौन है, नाभिक स्थित है। भाई रदरफोर्ड के कथन से कैसे है, सहमत है। देखो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, यानी कि इस तरीके से क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। क्लियर हो गई बात? इसमें परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अलग अलग कक्षाएं होती हैं। तो ये आपकी हो गई k, l और ये m, और एक और हम निर्मित कर देते हैं वो हो जाएगी n। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का ह्रास नहीं करते हैं। अलग अलग कक्षाओं को k, l, m और n उन्होंने नाम दिए। 2n² से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मान यहां निकाल लेते हैं, जो हमने क्या करा है, निकाल लिया है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चित्र आपको समझ में आ गया? मध्य में नाभिक है, रदरफोर्ड के कथन से वो सहमत थे। कक्षाएं देख लो आप, जो सबसे पास की कक्षा होगी नाभिक की उसका नाम k होगा। फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो k, l, m और n हो जाएगा। n का मान आप रखते जाइएगा 1, 2, 3, 4। तो आपको k से लेकर के जो आपके n तक हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन जब आप भर रहे हो तो संख्या आपको पता चल जाएगी कि k में 2 आ जाते हैं, l में 8 आते हैं और आपका m में 18 और जो n है उसमें कितने होंगे, 32 होंगे। भाई अब बहुत अच्छे से हमने दोहरान कर लिया है। अब नींद में भी कोई पूछे तो आपको याद होना चाहिए, वहां घबराना नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना करनी है। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिएगा और क्या करना है, आपको 2 ब्लॉक्स बना लीजिए जिससे 3 तरीके की चीजें होंगी। देखो 2 लाइन खींचो, ये लो ऐसे। एक तरफ लिख दीजिएगा टॉमसन, क्या लिखेंगे आप, एक तरफ टॉमसन, एक तरफ लिख दो रदरफोर्ड, क्या लिखोगे, रदरफोर्ड। क्लियर हो गया है? ठीक। और फिर आखिरी में लिख दो नील्स बोर या फिर बोर भी आप लिख सकते हो। ठीक, इस तरीके से बना लो और तीनों का जो परमाणु मॉडल है फटाफट उसे यहां पर लिख दो। भाई क्या कहा था, जल्दी दोहरा लो। भाई टॉमसन है, आपको याद है, परमाणु धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन मध्य में धसे हुए हैं और दोनों बराबर हैं, इसलिए जो आवेश है भाई वो कैसा है, उदासीन यहां पर हो जाएगा। लेकिन आपके रदरफोर्ड ने कहा नहीं भाई, नाभिक भी है, नाभिक में धनावेशित भी है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं और नाभिक जो है वो परमाणु से कैसा है, छोटा है। फिर नील्स बोर आ गए, उन्होंने कहा नाभिक तो केंद्र में है ही सही, ये बात सही है, पर इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार पथ में नहीं, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। 2n² द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन का परिकलन यहां कर दिया। बात समझ में आ गई? तो चलो दोहरा लेते हैं फटाफट। देखो टॉमसन ने कहा कि ये जो आपका परमाणु है ये क्या है, धन आवेशित गोला है। क्या है, धन आवेशित गोला। फिर रदरफोर्ड ने कहा नाभिक जो है केंद्र में होता है और संपूर्ण द्रव्यमान को धारण किए होता है और वहां पर कौन है, आपका धन आवेश विद्यमान है। क्लियर हो गई बात? आगे चलूं? चलो बोर के विषय में बात कर रहे हैं तो बोर ने भी आपके रदरफोर्ड का जो कथन था उससे अपनी सहमति यहां इन्होंने दे दी कि भाई सही कह रहे हो आप। क्लियर है? चलो अगला देखो, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होते हैं, ठीक, और आपके परमाणु के अंदर धसे हुए हैं। किसने कहा?
टॉमसन ने कह दिया। रदरफोर्ड कह रहे हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार पथ में गमन कर रहे हैं। लेकिन बोर ने कहा अब मैं यहां सहमत नहीं हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ में गमन कर रहे हैं, साथ में ऊर्जा का ह्रास भी वो नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। आगे चलो, टॉमसन कहते हैं धनात्मक आवेश बराबर है किसके, ऋणात्मक आवेश के। तो परमाणु कैसा हो गया, वैद्युत उदासीन यहां पर परमाणु हो गया। रदरफोर्ड कह रहे हैं भाई नाभिक जो है वो छोटा है, परमाणु का आकार बड़ा है। भाई सीधा लॉजिक है, यहां आप देखो ये परमाणु और उसके अंदर नाभिक स्थित है, तो नाभिक तो छोटा ही हुआ ना, परमाणु आपका बड़ा हुआ है। बोर कह रहे हैं कि भाई कक्षाएं हैं विविक्त कक्षाएं, के एल एम एन उनको नाम दिया है, 2n² द्वारा आप क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे और वहां पर आप क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 और 4 रखेंगे। तो के एल एम एन के मान यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन के मान आपको पता चल जाएंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अब क्या करें, मॉडल भी हम यहां देख लेते हैं। तो देखो टॉमसन का परमाणु मॉडल है और यहां पर क्या बताया जा रहा है कि ये कैसा है, धन आवेशित गोला है। कैसा है, धन आवेशित गोला है ये, ठीक। और ये क्या बताया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं, ये यहां बताया जा रहा है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे चलते हैं और रदरफोर्ड का भी देखते हैं कि मध्य में कौन है, नाभिक, और ये जो है भाई ये वर्तुलाकार पथ में क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। लेकिन फिर कौन आए, नील्स बोर, और उन्होंने कुछ इस तरीके से समझाया कि यहां पर कौन है, मध्य में तो नाभिक है, लेकिन बाद में क्या बन गई, कक्षाएं बन गई जहां इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और उस समय ऊर्जा का ह्रास भी नहीं हो रहा है। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया, याद हो गया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पर। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम आपको लिखने हैं। तो भाई देखो, पहला नियम जो है वो ये कहता है कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन वितरण है ये किस सूत्र द्वारा होगा, 2n² के सूत्र द्वारा ये होगा। दूसरा नियम कहता है कि हर परमाणु चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उससे क्या होगा, मेरे को स्थायित्व मिल जाएगा, और अगर मैं स्थायी हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, क्रिया नहीं करूंगा, सक्रियता प्रदर्शित नहीं करूंगा, यानी कि अष्टक का नियम होना चाहिए। तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, अष्टक का नियम मानेंगे, ठीक। तीसरा कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना कि ये आपने नाभिक बनाया, ये आपकी पहली कक्षा, ये आपकी दूसरी कक्षा, तो ऐसे नहीं करना कि पहली कक्षा में आपने पूर्ण इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक, लेकिन जब आप दूसरी कक्षा में पहुंचे तो आपने 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए यहां, लेकिन अब इसकी क्षमता तो 8 इलेक्ट्रॉन की है और आप पहुंच गए भाई बाहर वाले में भरेंगे, तो ये नहीं होगा। पहले आपको अंदर वाला जो कोश है उसे पूर्ण भरना होगा, फिर ही आप कहां आ सकते हो, नए वाले कोश में प्रवेश कर सकते हो। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वितरण के नियमों की बात हो रही है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र से दी जाएगी, 2n² से, जहां n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 आप रख सकते हो। क्लियर हो गया। तो भाई देखो, ये जो k कोश है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, l में 8 हो गए हैं, m में 18 हैं और n में कितने हैं, 32 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए हैं। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है। अष्टक का नियम याद करो, स्थायित्व याद करो कि स्थायित्व मिल जाएगा तो काम नहीं करेगा। भाई आपको स्थायित्व मिल गया, आपने स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया, अब थोड़ी आप भोजन मांगोगे किसी से, हो गया अब तो पूरा अपना, ठीक। ऐसे ही ये 8 हो गए भाई बाह्यतम कोश में, तब थोड़ी ये काम करेगा, ये भी बैठ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेंगे जब तक कि उससे पहले वाला नहीं भर जाए। अभी समझाया आपको, है ना? तो जब पहले वाला पूर्ण होगा तब हम आगे की तरफ चलेंगे। क्लियर हो गया? तो अभी क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखो,
यहां पर ये कौन है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए कोश कौन सा है, के। ये कौन है, आपका नाभिक। ठीक है, अब ये के कोश है, इसकी सीमा कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 1। प्रोटॉन की संख्या कितनी, 1। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक भी कितना, 1 है। अब यहाँ 1 भर गया, पर अब इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो भाई ये रहा आपका हीलियम। ठीक, तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए। और हीलियम का द्रव्यमान कितना है भाई, 4u, याद है। चलो फिर आ जाओ लिथियम। अब 2 पूरे हो गए ना, लिथियम के पास एक और इलेक्ट्रॉन है। अब नया कोश अपन ले सकते हैं। तो लिथियम जो है वो आ जाता है 3 नंबर पर। और अब ये जो है के कोश पूरा हो गया। ये वाला है एल। एल की सीमा कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की सीमा है। तो अब पहला ये भरा है। अब जब तक भरते रहेंगे जब तक कि ये वाला कोश जो है वो पूर्ण नहीं हो जाता। अब आ जाओ बेरिलियम पर। तो ये हो जाता है आपका 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई, 4। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 प्रोटॉन, यानी कि 4 नंबर पर ये आता है। फिर आ जाओ बोरोन, 5 हो गए। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। तो नियोन पर देखो कि ये जो आपका कोश है, के वाला भी और उसके बाद एल वाला भी कैसा हो गया है, पूर्ण रूप से भर गया है यहाँ पर। अब अगर अपने को एक और इलेक्ट्रॉन डालना होगा तो फिर क्या चाहिए होगा, नया कोश यहाँ चाहिए होगा। जब तक देखो यहाँ पर पूरा नहीं हुआ, हम इसी कोश में भर रहे थे इलेक्ट्रॉन, है ना। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब मुझे क्या है, ये सोडियम 11 नंबर पर आता है। तो अब क्या हुआ कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन अंदर भर गए और 2 और अंदर है, 8 और 2 10। अब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए नया कोश चाहिए होगा। तो ये रहा नया कोश, दिख रहा है, नया इलेक्ट्रॉन के साथ नया कोश। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब वही नियम यहाँ लगेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो तब तक भरे जाएंगे जब तक कि आपका क्या नहीं होगा, ये वाला जो कोश है वो पूर्ण नहीं भरा जाएगा। तो आप आर्गन को देखो 18 नंबर पर ये आता है। और देखो इसके लिए तीनों जो कोश हैं पूरे भरे हैं। इसका के भी भरा है, एल भी भरा है और एम भी यहाँ पर पूर्ण रूप से भर गया। जब तक नहीं भरता, देखो जब तक नहीं भरा था तब तक हमने नया कोश यहाँ पर नहीं लिया था। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है कि भाई जितने प्रश्न अपन ने हल किए हैं उन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में बिना देखे हल करने का आपको अभ्यास करना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।